गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। हम OSO4 से हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में OSO4 से क्या पढ़ा था? OSO4 से डाइहाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा था, डाइहाइड्रोक्सिलेशन पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने OSO4 जो पढ़ा था, देखना OSO4 जैसे मैं कोई एल्कीन लेता हूँ, मैंने एल्कीन ले ली जिसमें मैं यहाँ पे इसको R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, ये R3 और ये R4, और इसकी OSO4 से डाइहाइड्रोक्सिलेशन कराता हूँ। तो देखना ये डबल बॉन्ड का जो दो फेस हैं, एक जो ऊपर वाला फेस है और एक नीचे वाला फेस, ये दोनों इक्वल फेस हैं। ठीक है, ये OSO4 डाइहाइड्रोक्सिलेशन मतलब दो OH ग्रुप जब लगाएगा तो ऊपर से भी लगा सकता है और नीचे से भी लगा सकता है, इसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है। क्या कहा मैंने? ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि OSO4 इस डबल बॉन्ड पे जो दो OH लगाएगा वो दोनों OH ऊपर से लगे, यानी एक प्रोडक्ट ये बने OH, इसको मैं R4 को ऐसे आगे मान लेता हूँ, ठीक है, और R1 को आगे मान लेता हूँ। तो R4 यहाँ, R4, R3 को मैं पीछे मानता हूँ, R1 को आगे मानता हूँ और R2 को फिर से मैं पीछे मानता हूँ। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी इस प्रोडक्ट के बनने की है, दूसरी प्रोबेबिलिटी किस प्रोडक्ट के बनने की है? इस प्रोडक्ट के, जब ये दोनों OH जो है वो डाउन फेस से आए, R4, R3, R1 और R2। बात समझ आ रही है? मैं कह रहा हूँ OSO4 के दोनों तरफ से अटैक करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अब शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन में हम क्या पढ़ेंगे? हम किसी एक प्रोडक्ट को, इन दोनों में से प्रोडक्ट नंबर 1 और प्रोडक्ट नंबर 2, इन दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्टिवली बनाएंगे। मतलब हम इस तरीके का कायरल रिएजेंट यूज करेंगे जो या तो इस डबल बॉन्ड के फेस पे ऊपर से अटैक करेगा या फिर इस डबल बॉन्ड के फेस पे नीचे से अटैक करेगा। दो फेस है, ये बात तो मैं हमेशा कहता ही हूँ क्योंकि डबल बॉन्ड प्लानर होता है। ठीक है, इस रिएक्शन को जब करेंगे तो देखना, आपको पता है किसी भी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है, उस पे कोई रिएजेंट डाला जाता है और फिर उससे प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है? डायोल बनाना है, डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है। सबस्ट्रेट देखना, सबस्ट्रेट क्या होगा? इसमें एल्कीन होगा। इस रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट होगा वो एल्कीन होगा। ठीक है, रिएजेंट की बात करते हैं इस रिएक्शन में क्योंकि हमें डाइहाइड्रोक्सिलेशन करना है, यूज किसका करेंगे? OSO4 का, ओस्मियम टेट्रोक्साइड का। ठीक है, लेकिन OSO4 की जगह देखना, OSO4 तो यूज होना ही है। ठीक है, OSO4 को एज ए कैटलिस्ट डाला जाता है। कई बार इसको ऐसे लिखा जाता है K2OSO4.2H2O। इस पूरे को क्या कहेंगे? इस पूरे को कहेंगे डाईपोटेशियम ओस्मेट डाइहाइड्रेट। डाईपोटेशियम ओस्मेट डाइहाइड्रेट। इस डाईपोटेशियम ओस्मेट डाइहाइड्रेट को और कैसे लिखा जा सकता है? कई जगह ये ऐसे भी लिखा मिलता है K2, ठीक है, OSO2.OH4, ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह। देखना, यहाँ से O2 ले लूँ, तो यहाँ पे मुझे बताना, इस 2H2O से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 4H और 2 ऑक्सीजन, इससे ऐसा मिला। और यहाँ से 2 ऑक्सीजन और ले लूँ तो ये टोटल कितना हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गए। 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन को मिला के ऐसे लिख दूँ 4OH। ठीक है, और यहाँ OSO2 लिख दिया। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहे OSO4 लिखे, चाहे ये लिखे, मतलब ये है कि ओवरऑल ये OSO4 ही है। मतलब ये है कि ओवरऑल ये OSO4 ही है और करना क्या है? करना डाइहाइड्रोक्सिलेशन ही है, करना डाई
हाइड्रोक्सिलेशन ही है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, OSO4 की जब मैंने आपको रिएक्शंस कराई थी तब एक कोऑक्सीडेंट का कंसेप्ट बताया था। डाइहाइड्रोक्सिलेशन करने के बाद ये OSO4 जो है वो खुद रिड्यूस हो जाता था और वहाँ पे NMO क्या करता था, NMO इसको रीजनरेट करता था। तो कोऑक्सीडेंट क्या होता है, कोऑक्सीडेंट जब रिएक्शन होने के बाद जो रिएजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया तो कोऑक्सीडेंट उसको वापस रीजनरेट करता है, कोऑक्सीडेंट वापस उसको रिएजेंट में बदलता है, उसको वापस रीजनरेट करता है, ठीक है, रीजनरेशन का काम करता है, रीजनरेशन का काम, ठीक है। तो कोऑक्सीडेंट जो यहाँ पे यूज होगा, कोऑक्सीडेंट जो यहाँ पे यूज होगा वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड K3FeCN6 ये होगा कोऑक्सीडेंट, ठीक है। इसके साथ ही साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या डाला जाता है, मीथेन सल्फोनामाइड। क्या डाला जाता है, मीथेन सल्फोनामाइड CH3SO2NH2, मीथेन सल्फोनामाइड, ध्यान रखना ये रिएजेंट्स हैं, ठीक है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड या डाइपोटेशियम ऑस्मेट डाइहाइड्रेट जो काम करेंगे वो SO4 का ही, ठीक है। कोऑक्सीडेंट में पोटेशियम फेरोसाइनाइड और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए मीथेन सल्फोनामाइड। कई जगह आपको लिखा मिल भी सकता है, नहीं भी लिखा मिल सकता, कोई अलग बात नहीं है। इसके अलावा क्या डाला जाता है, एक कायरल ऑक्सिलरी, कायरल मॉलिक्यूल जो डाला जाता है, कायरल मॉलिक्यूल जो डाला जाता है जो इस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन को करवाता है, जो इस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन को कराता है वो है DHQ की ट्वाइस PHAL या फिर DHQD ट्वाइस PHAL, ठीक है। मैं नाम बताता हूँ। DHQ क्या होता है, DHQ होता है डाइहाइड्रोक्विनीन, और DHQD होता है डाइहाइड्रोक्विनिडीन। PHAL क्या है, PHAL थैलाजीन रिंग है, PHAL क्या है, थैलाजीन रिंग है, थैलाजीन रिंग, ठीक है। ये डाइहाइड्रोक्विनीन के दो मॉलिक्यूल इस थैलाजीन रिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये पूरा एक कायरल मॉलिक्यूल बनता है जो एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन को फेवर करता है। इसी तरह यहाँ पे डाइहाइड्रोक्विनिडीन के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो थैलाजीन रिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हमें इसके स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, लेकिन हमें ये मतलब है कि यहाँ पे टोटल रिएजेंट कौन कौन से यूज किए गए। एक तो ये रिएजेंट यूज किया गया डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए, एक इसको रीयूज किया गया कोऑक्सीडेंट, एक ये मीथेन सल्फोनामाइड यूज हुआ एज ए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए, और एक ये कायरल मॉलिक्यूल यूज हुआ है। तो टोटल 4 रिएजेंट हुए। इसके अलावा जो सोलवेंट वगैरह हैं और भी कुछ चीज होती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको इस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन में, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन में ये 4 मॉलिक्यूल तो लिखे दिखेंगे ही। कैटालिटिक अमाउंट मिलेगा OSO4 या डाइपोटेशियम ऑस्मेट डाइहाइड्रेट का। इसके अलावा आपको पोटेशियम फेरिसाइनाइड लिखा मिलेगा। इसके अलावा आपको कई जगह मीथेन सल्फोनामाइड भी लिखा मिलेगा, और ये DHQ की ट्वाइस फाल या DHQD ट्वाइस फाल, इन दोनों में से एक लिखा मिलेगा। सबसे बढ़िया पहचानने का तरीका कि शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन है या नहीं है, इनको देखो। अगर DHQ या DHQD में से एक भी चीज लिखी है तो ये वो रिएक्शन आपकी शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन बन जाएगी। पहचानने का तरीका को ध्यान रखना। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने रिएजेंट लिए वो तो ओस्मियम टेट्रोक्साइड या फिर पोटेशियम ऑस्मेट डाइहाइड्रेट था, एक K3FeCN6 था, एक मीथेन सल्फोनामाइड था, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के मिक्सचर के साथ अगर हम DHQ की ट्वाइस फाल लेते हैं, DHQ की ट्वाइस फाल लेते हैं, तो इसे कहते हैं AD अल्फा मिक्सचर, इसे कहते हैं AD अल्फा मिक्स, ठीक है।
और इन तीनों के साथ अगर DHQD की ट्वाइस फाल लेते हैं तो इसे कहते हैं AD बीटा मिक्स। ठीक है, AD अल्फा मिक्स और AD अल्फा बीटा मिक्स। AD अल्फा मिक्स, AD बीटा मिक्स, इसको मैं ऐसे लूंगा। AD का मतलब एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। AD का मतलब एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब आपने AD अल्फा मिक्स और AD बीटा मिक्स का कंसेप्ट सीख लिया। अब एक चीज सीखो कि देखो कोई भी डबल बॉन्ड है, देखो इस पे मैं कहता हूँ कि एक ग्रुप है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसे, एक ग्रुप यहाँ और एक ग्रुप यहाँ। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ इस एल्कीन पे R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। ठीक है, और ये एल्कीन क्योंकि प्लेनर होती है तो इस पे दो तरह के फेस है। एक ये ऊपर वाला फेस, एक ये नीचे वाला फेस। नीचे वाले फेस को डाउन फेस या अल्फा फेस कहेंगे, ऊपर वाले फेस को अप फेस या फिर बीटा फेस कहेंगे। अब एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन का कंसेप्ट क्या है? अब कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट क्या है? कोई भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड पे क्या होगा, कुछ ग्रुप लगे होंगे। डबल बॉन्ड पे क्या होगा, कुछ ग्रुप लगे होंगे ऐसे। ठीक है, मैं ऐसे मानता हूँ R, यहाँ पे भी कोई R ग्रुप लगा है, यहाँ पे भी कोई R ग्रुप लगा और यहाँ पे H लगा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको पता है ये डबल बॉन्ड ऐसे प्लेनर होता है। एक प्लेन में लिखना चाहूँ तो ये डबल बॉन्ड ऐसे प्लेनर होता है, डबल बॉन्ड ऐसे प्लेनर होता है। आपको करना क्या है, आपको इस डबल बॉन्ड का देखना, यहाँ से एक लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से लाइन खींचोगे तो इस डबल बॉन्ड के दो साइड हो गए। मैं इस साइड को कहूँगा लेफ्ट साइड और इस साइड को कहूँगा राइट साइड। बात ठीक है? इस लाइन से देखो, लाइन के ये लेफ्ट साइड है, आपके भी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस लेफ्ट साइड में इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं उसमें से लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप डिसाइड करना है। क्या कहा मैंने, इस कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे हैं उनमें से एक ग्रुप को लार्ज ग्रुप और दूसरे ग्रुप को स्मॉल ग्रुप डिसाइड करो। RL का मतलब लार्ज ग्रुप, ठीक है, और RS का मतलब स्मॉल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, और इस कार्बन पे जो तीसरा ग्रुप लगा होगा उसको कहेंगे मीडियम ग्रुप, उसको कहेंगे मीडियम साइज ग्रुप। बात समझ आ गई? अब चीज देखना, देखो मैंने लार्ज ग्रुप यहाँ लिखा, क्या आपको ये दिख रहा है कि लार्ज ग्रुप ये आगे की साइड है, लार्ज ग्रुप ये आगे की साइड है, दिख रही है ये बात, और ये स्मॉल ग्रुप पीछे की साइड है। अगर ये लार्ज ग्रुप, अब मैं ऐसे लिखता हूँ, देखना मैं ऐसे लिखता हूँ, आपने क्या डिसाइड किया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे आगे की साइड ये लार्ज ग्रुप, पीछे की साइड ये स्मॉल ग्रुप, ये यहाँ पे पीछे की साइड ये मीडियम ग्रुप और यहाँ पे आगे की साइड ये H। एक चीज ध्यान रखना, लार्ज स्मॉल हमेशा आपको लेफ्ट साइड में डिसाइड करना है। यहाँ पे देखना, लार्ज और स्मॉल हमने लेफ्ट साइड पे डिसाइड किया, तो लार्ज और स्मॉल हमेशा आपको लेफ्ट साइड ही डिसाइड करना है। अब जब इस तरह की ओरिएंटेशन हो जिसमें लार्ज ग्रुप आगे की तरफ है, स्मॉल ग्रुप पीछे की तरफ है, तो मैं ऐसा कहता हूँ, इस डबल बॉन्ड के दो फेस है, ऊपर वाला और नीचे वाला, जहाँ से डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो सकती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ OSO4 DHQ के साथ, ड्राई हाइड्रोक्विनीन के साथ, तो इस फेस से, जिसको मैंने अल्फा फेस कहा था, उससे अटैक करेगा, उससे डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। और OSO4 DHQD डाइहाइड्रोक्विनिडीन के साथ इस बीटा फेस से को डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। बात समझ आ रही है?
आपको सिर्फ इस पे ध्यान देना है, इस पे। एक तो इस पे DHQ दे रखा है कि DHQD दे रखा है। दूसरी चीज ये ध्यान देनी है कि लार्ज ग्रुप आगे है, स्मॉल ग्रुप पीछे है या फिर उल्टा है, इस पे ध्यान देना है। देखना एक बार, लार्ज ग्रुप आगे है, स्मॉल ग्रुप पीछे है। जब ये DHQD इस बीटा फेज से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, देखना। डाइहाइड्रोक्सिलेशन में क्या होगा, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना। एक OH यहाँ ऊपर साइड से, एक OH यहाँ ऊपर साइड से। अब इस कार्बन पे क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी तो यहाँ पे RL नीचे, यहाँ पे RS नीचे, यहाँ पे ये H नीचे, और यहाँ पे ये RM नीचे। बात समझ आई। और जब ये DHQ नीचे वाले फेज से, अल्फा फेज से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना। आपको पता है OH तो नीचे ही लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये इस कार्बन पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेंटेन होगी तो ये RL और RS ऊपर, ये RL और यहाँ पे RS, यहाँ पे H और यहाँ पे मैं लिखूंगा RM। बात समझ आ रही है। बात को समझना सिंपल सी बात है, बस आपको कितनी सी चीज देखनी है, RL आगे है या पीछे है। पहले लार्ज स्मॉल मीडियम डिसाइड कर लो। लार्ज और स्मॉल लेफ्ट साइड पे डिसाइड होंगे। लार्ज स्मॉल डिसाइड करके ये देखा ये लार्ज ग्रुप आगे है कि नहीं है। अगर ये लार्ज ग्रुप आगे है तो DHQ वाला नीचे से, ये कौन सा मिक्सचर था, इसको मैंने अल्फा मिक्सचर कहा था, अल्फा मिक्सचर कहा था, यानी अल्फा मिक्सचर नीचे से, बीटा मिक्सचर ऊपर से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। अल्फा बीटा मिक्सचर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो DHQ नीचे से और DHQD ऊपर से। एक को याद रख लो, दूसरा तो अपोजिट है। एक को याद रख लो, दूसरा तो अपोजिट है। और आपको मैं बार बार कहने लग रहा हूँ कि सब कुछ सेम मिलेगा, बस इस DHQ और इस DHQD का फर्क मिलेगा, इस DHQ और इस DHQD का फर्क मिलेगा, इतना सा फर्क मिलेगा। इसी में ही देखना, अगर इन्वर्टेड होता है, अगर ये केस ना होके देखना, केस ऐसा होता है। अभी हम कौन सा केस ले रहे हैं, अभी हम केस ले रहे हैं कि जब आपका RL आगे है, ठीक है, RS पीछे लेफ्ट साइड में, RM यहाँ है और ये H यहाँ है, ठीक है। तब तो DHQ वाला नीचे से और DHQD वाला ऊपर से। अब दूसरी चीज देखना, मैं इसी को ऑपोजिट लिखता हूँ। ऑपोजिट कैसे, मैं ये कहता हूँ आपने जब डिसाइड किया लार्ज स्मॉल मीडियम ग्रुप, आपने जब डिसाइड किया लार्ज स्मॉल और मीडियम ग्रुप, तो देखना R और H। तब आपका लार्ज ग्रुप तो पीछे आया, स्मॉल ग्रुप आगे आया और मीडियम ग्रुप यहाँ आया। ऑपोजिट हो गई। अभी लार्ज ग्रुप आगे था, अभी लार्ज ग्रुप पीछे है। अभी स्मॉल ग्रुप पीछे था, अभी स्मॉल ग्रुप आगे है। अब इसमें देखना, इसमें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या था, DHQ नीचे से, इसमें क्या होगा, DHQ डाइहाइड्रोक्विनीन OSO4 के साथ कहाँ से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, ऊपर से। और यहाँ पे DHQD OSO4 के साथ कहाँ से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, नीचे से। यानी अगर मैं कहूँ ये प्रोडक्ट नंबर 1 है और ये प्रोडक्ट नंबर 2 है, ठीक है। देखना यहाँ पे जो था, यहाँ पे DHQ जो था वो नीचे से कर रहा है, ऑपोजिट होते DHQ भी ऑपोजिट साइड से करेगा। ऑपोजिट हुई तो ये RS ऊपर वाले में पीछे था, यहाँ आगे आते ही DHQ भी ऊपर से करने लग गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना, ऊपर से करेगा तो एक कार्बन, दो कार्बन, ऊपर से 2 OH लगेंगे, यहाँ OH और यहाँ OH, ठीक है। ये RS कहाँ, ये RS आगे, ये RL कहाँ, RL पीछे, ये RM कहाँ, ये RM यहाँ, RM, और ये H कहाँ, ये H यहाँ, ठीक है। और यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट देखना, यहाँ से प्रोडक्ट मैं लिखूंगा DHQD नीचे से, यानी
OH यहाँ, OH यहाँ, इसके अलावा यहाँ पे RM, यहाँ पे पीछे की साइड H, यहाँ पे पीछे की साइड RL और यहाँ पे आगे की साइड क्या आएगा, आगे की साइड आएगा RS। ये है पूरा कंसेप्ट, ये है पूरा कंसेप्ट शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन का। चीज दो ही ध्यान रखनी है, ये सारे रिएजेंट तो ध्यान ही रखने हैं। चीज दो, काम करने का तरीका क्या, एक तो लार्ज स्मॉल मीडियम ग्रुप को असाइन करना, दूसरा लार्ज ग्रुप अगर आगे है, देखना ऊपर देखना, लार्ज ग्रुप अगर आगे है तो DHQ नीचे से, और लार्ज ग्रुप अगर पीछे है तो DHQ ऊपर से। बस इतनी सी बात ध्यान रख लेना, आपका शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन का जो नेट का क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखना बच्चों इस एग्जाम्पल को, शार्पलेस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन के इस एग्जाम्पल को हम करने जा रहे हैं। देखना एक बार, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, देखो इस डबल बॉन्ड में ऐसे एक लाइन खींचो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में इस कार्बन पे जो दो ग्रुप हैं उसमें लार्ज और स्मॉल डिसाइड करना है, तो ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा होगा, ये लार्ज ग्रुप है और ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। और इसको क्या कहूँगा मैं, राइट साइड में हमें मीडियम ग्रुप डिसाइड करना है, ये मीडियम ग्रुप है, ठीक है। अब देखना OSO4 डाइहाइड्रोक्सिलेशन के लिए ये पोटेशियम फेरिसाइनाइड जो है हमारा ये ऑक्सीडेंट है, कोऑक्सीडेंट है। अच्छा, मीथेन सल्फोनामाइड की जगह मैं K2CO3 भी डाल सकता हूँ जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। अगला जो मैंने यहाँ पे डाला है DHQD फॉल, ठीक है। और सेम कंडीशन बस DHQ फॉल यहाँ पे, ठीक है। तो देखना मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है, लार्ज ग्रुप अगर आ गया, देखो ये लार्ज ग्रुप आगे दिख रहा है, ये पीछे की साइड जाता दिख रहा है, ठीक है। ये लार्ज ग्रुप आगे की तरफ दिख रहा है, लार्ज ग्रुप अगर आ गया है तो DHQ क्या करेगा, डाउन साइड से नीचे से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा। और अगर DHQ डाउन साइड से करेगा तो DHQD कहाँ से करेगा, अप साइड से। अप साइड से करेगा तो अप साइड का प्रोडक्ट बना दूं, कैसे बनाऊंगा, देखो इन दोनों कार्बन को बना रहा हूँ, ये दो कार्बन है, ठीक है। इस पे ये जो है बेंजीन रिंग ऐसे लगी हुई है, ठीक है। इस बेंजीन रिंग पे एक NO2 ग्रुप है, NO2 लगाया। अब इस कार्बन पे एक OH लगाना है, मुझे पता है DHQD अप साइड से करेगा, तो मैं इस OH को कहाँ लगाऊंगा, ऐसे अप साइड लगा दूं, और इस OH को अप साइड लगा दूं तो ये H कहाँ जाएगा, इस H को कहाँ दिखाऊंगा, इस H को ऐसे डाउन दिखा दूं। ऐसे ही देखना इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ये CO2ET ऐसे लगा दूं। इस कार्बन पे फिर मेरे को क्या लगाना है, एक OH लगाना है। OH कहाँ लगाऊंगा, अप साइड लगाऊंगा, और OH अप लगाऊंगा तो ये H डाउन दिखेगा, ठीक है। ये बात ऐसे ये प्रोडक्ट बना सकते हैं हम, इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे बनने वाले प्रोडक्ट को ऐसे लिख लो। देखना एक बार, ऐसे लिख लो OH, ठीक है। इसको आगे मान के, इसको आगे मान के, इन दोनों ग्रुप को पीछे मान के, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ, ये बेंजीन रिंग आगे ऐसे पीछे, PHNO2 लिख दो, नाइट्रोबेंजीन है क्योंकि, ठीक है। ये H को पीछे लिख दूं। अच्छा, इसके बाद इस CO2ET को पीछे लिख दूं, CO2ET, और इस H को आगे लिख दूं, इस H को आगे लिख दूं। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है। बस कितनी सी बात ध्यान रखनी है, लार्ज ग्रुप जब आगे होगा तो DHQ नीचे से डाउन साइड से डाइहाइड्रोक्सिलेशन करेगा, DHQD अप साइड से। देखना इसी में ही अगर मैं DHQ वाला प्रोडक्ट बनाऊं, इसी में ही अगर मैं DHQ वाला प्रोडक्ट बनाऊं, डाइहाइड्रोक्विनिन वाला, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखना DHQ डाउन साइड से ऑक्सीडेशन करेगा, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, ये दो कार्बन है ही यहाँ पे, देखना ये दो कार्बन है ही। इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन की रिंग है, NO2। अब इस कार्बन पे देखना, इस कार्बन पे एक H लगा है और OH लगाना है। OH कहाँ से लगाना है, डाउन साइड से, तो इस OH को मैंने कहाँ लगाया,
डाउन साइड लगा दूँ, इस OH को कहाँ लगाया मैंने, डाउन साइड लगाया, OH डाउन साइड लगाया तो H कहाँ आ गया, अप साइड, ठीक है। और उसके बाद देखना ये CO2 लिखता हूँ, ये CO2, इस कार्बन पे 2 ग्रुप बचे, एक H और एक लगने वाला OH। OH को कहाँ लगाऊंगा, OH को लगाऊंगा डाउन साइड, तो H कहाँ आएगा, H आएगा अप साइड। अब इस प्रोडक्ट को चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे जो आपने रिएक्टेंट लिया था, जो आपने रिएक्टेंट लिया था उसको ऐसे मान के PHNO2 H CO2 और H, ठीक है। ऐसे मान के डाउन साइड से OH लगाते हुए ऐसे लिख लो, डाउन साइड से OH लगाते हुए ऐसे लिख लो, H, यहाँ पे लिखूंगा मैं CO2, यहाँ पे लिखूंगा मैं आगे की साइड PHNO2 और पीछे की साइड H। एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों सेम है। ये है बच्चों शार्पलेस एसिमेट्रिक डायहाइड्रोक्सिलेशन का एग्जांपल। ट्रिक को ध्यान रखना, लार्ज स्मॉल मीडियम डिसाइड करना, ठीक है। फिर लार्ज ग्रुप आगे है या पीछे है इसको देखना, ठीक है। और DHQ ट्वाइस दे रखा है, डायहाइड्रोक्विनीन दे रखा है या डायहाइड्रोक्विनिडीन दे रखा है, इसका ध्यान रखना। बाकी काम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में।